नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 1, 2, 3 के लिए जो आपका एक सब्जेक्ट होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका हम लोग VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये जो वीडियो है वो हर एक सेशन वालों के लिए है, कोई भी सेशन आपका क्यों ना हो, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपका एक सब्जेक्ट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ आप VBU यूनिवर्सिटी के होने चाहिए। तो आपका या तो सेमेस्टर 1 हो या तो 2 हो या तो 3 हो, फिर भी आपका सिलेबस जो है सेम रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ, और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपके सिलेबस से या फिर पहले पूछे जा चुके हैं वैसा क्वेश्चन है। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर रहता है, लेकिन कई बार जो क्या होता है इंग्लिश में सिर्फ क्वेश्चन पेपर छाप दिया जाता है, लेकिन आप जो आंसर जो है वो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ऐसा आप अपने एडमिट कार्ड के सबसे नीचे वाला पंक्ति में देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड का जो इंट्रोडक्शन लिखा रहता है ना, इंस्ट्रक्शन, उसमें लिखा रहता है। ठीक है, चलिए आगे आगे करके क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि आत्मसम्मान को परिभाषित कीजिए, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को परिभाषित कीजिए और सेल्फ रिस्पेक्ट के महत्व को संक्षेप में बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको समझने का हम लोग अच्छे से प्रयास करेंगे। आंसर है दोस्तों कि आत्मसम्मान मानव व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। आत्मसम्मान से का मतलब ये होता है, आशय ये होता है, उस भावना से है जिसके द्वारा व्यक्ति को स्वयं की मूल्यवान, सक्षम और सम्मान के योग्य मानता है। ठीक है, यह वह आंतरिक शक्ति है जो दूसरों को अपने विचारों, भावनाओं, क्षमताओं और निर्णयों पर विश्वास करना सिखाती है। आत्मसम्मान के अंतर्गत व्यक्ति अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों को स्वीकार करता है तथा स्वयं को जो है तुच्छ या फिर हीन नहीं समझता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जीवन में जो तो वो आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा गुण है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो उस भावना से होता है जिस व्यक्ति के अंदर मूल्यवान, सक्षम और सम्मान योग्य मानता है। तो ये है, ठीक है, ये हमारा जो है आंतरिक शक्ति होती है जो आपके विचार, भावना, क्षमता, निर्णय वगैरह लेने के विश्वास को सिखाती है। तो ये होता है, इसमें आपके अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों दिखता है और आप जो है स्वयं को तुच्छ या फिर हीन नहीं समझते। तो ये है आपका आत्मसम्मान दोस्तों। सरल शब्दों में अगर कहा जाए, तो खुद के प्रति आदर हो गया, विश्वास हो गया, गर्व वगैरह हो गया, ये सब की जो भावना उत्पन्न होती है उसी को जो है हम लोग आत्मसम्मान कहते हैं। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान होता है वह दूसरों पर अनावश्यक रूप से निर्भर नहीं होता, यानी कि दूसरों पर जो है बेफिजूल का जो है निर्भर नहीं होता है, ना ही जो है अपमानजनक परिस्थितियों को सहन कर पाता है, ना ही उसका जो है अपमानजनक परिस्थितियों को वो सह पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि आत्मसम्मान अक्सर 4 मुख्य घटक से मिलकर बनता है। कौन कौन से घटक हैं? तो पहला घटक हो गया आप लोग का कि आत्ममूल्य, यह महसूस करना कि आप स्वाभाविक रूप से मूल्यवान या फिर प्रेम के योग्य हैं, भले ही आपकी उपलब्धि कुछ ना हो, यानी भले ही आपने कुछ अचीव किया हो या ना किया हो लाइफ में, लेकिन आप खुद को महसूस करते हैं कि आप मूल्यवान हैं, प्रेम के योग्य हैं। तो ये आपका पहला घटक है। दूसरा घटक है जो कि है आत्म क्षमता, यह विश्वास कि आप जीवन में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, समस्याओं को हल कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। तीसरा घटक जो आपका जो है वो है आत्म स्वीकृति, अपनी ताकत और कमजोरियों दोनों को स्वीकार करना और खुद के प्रति दयालु होना, यानी अपने अंदर की जो ताकत है आपके अंदर या फिर जो भी कमजोरियां हैं उन दोनों को स्वीकार करना और खुद को जो है खुद के प्रति एक दयालु होना। तो ये हो गया आत्म स्वीकृति। फिर चौथा घटक हम लोग का जो है वो है आत्म आश्वासन, अपनी राय या फिर भावनाओं को, मतलब अपना राय या फिर निर्णय वगैरह लिए हैं या फिर भावना वगैरह पर जो है भरोसा रखना कि हाँ ये सही होगा। तो ये 4 घटक मिलके जो है आत्मसम्मान बनता है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आत्मसम्मान का महत्व, यानी कि आत्मसम्मान का क्या महत्व है। तो देखिए, आत्मसम्मान जो है वो मानव जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। इसको जो हम लोग जो है निम्नलिखित बिंदु से समझेंगे। पहला हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जिसमें पहला हो गया आत्मविश्वास का विकास। ठीक है, आत्मविश्वास का विकास, आत्मसम्मान व्यक्तियों में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। ऐसा व्यक्ति अपने विचारों और निर्णय पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं तथा जीवन की चुनौती को साहसपूर्वक सामना करते हैं, यानी कि आत्मविश्वास का विकास होता है इससे। तो आत्मसम्मान जो है
आत्मसम्मान जिसके अंदर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके अंदर जो है आत्मविश्वास का उत्पन्न होता है। और ऐसा व्यक्ति खुद का कोई भी विचार किया हो, कोई निर्णय लिया हो, उसके ऊपर भरोसा रखता है और जीवन की कोई भी चुनौती क्यों ना हो वो जो है साहसपूर्वक सामना कर लेता है। दूसरा है हम लोग का सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान होता है दोस्तों, उसका व्यक्तित्व आकर्षक, संतुलित और प्रभावशाली होता है। वह स्वयं को कमजोर नहीं समझता है और नियंत्रण प्रगति की ओर अग्रसर करता है। यानी उसके अंदर जो है पॉजिटिव वाइब आती है, वो खुद को जो है कभी कमजोर नहीं समझता है। ठीक है, सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उसके अंदर जो है पॉजिटिव सोच रहता है हमेशा। ठीक है, वो हमेशा जो है कमजोर नहीं समझता और आगे बढ़ते जाता है। तो ये है दूसरा। आगे तीसरा हम लोग का है मानसिक स्वास्थ्य पर सहायक। आत्मसम्मान जो है मानसिक तनाव हो गया, भय हो गया, निराशा हो गया और हीन भावना को दूर करता है। जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा तो आपका जो मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, वो खत्म होगा, आपके अंदर का डर खत्म होगा, निराशा खत्म होगा और खुद को जो है कमजोर या फिर हीन समझना, ये सब भावना दूर होगा। तो इससे व्यक्ति की जो है मानसिक रूप से भी स्वस्थ और संतुलित बना रहता है। तो ये है। आगे चौथा है दोस्तों सही निर्णय लेने की क्षमता आती है। आत्मसम्मान से व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचने और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। वह दूसरे के दबाव में आकर गलत काम नहीं करता है। तो ये आपका आत्मसम्मान से ही आता है। आगे पांचवा है कि सामाजिक सम्मान की प्राप्ति। जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान करता है, यानी स्वयं को जो है रिस्पेक्ट करता है, खुद का रिस्पेक्ट करता है, समाज भी उसका सम्मान करता है, समाज भी उसका रिस्पेक्ट करता है। तो आत्मसम्मान व्यक्तियों को सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा और मान सम्मान भी दिलाता है। ठीक है, तो ये आपका पांचवा है। आगे छठा जो हम लोग का है वो है सफलता का आधार। आत्मसम्मान जो है दोस्तों वो सफलता की कुंजी है। यानी कि आपके अंदर अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वो सफलता की कुंजी है। ऐसा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहता है और ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है। तो ये है आपका आत्मसम्मान के बारे में हमने सारी चीज़ देखे। अब निष्कर्ष थोड़ा देखिए तो लिखा है कि अंततः यह कहा जा सकता है कि आत्मसम्मान मानव जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। इसके बिना व्यक्ति ना तो मानसिक रूप से सशक्त बन सकता है और ना ही जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर आत्मसम्मान विकास करना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान ही एक सफल, सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन की नींव है। यानी कहने का मतलब ये है कि आत्मसम्मान जो है उसके बिना कोई भी व्यक्ति जो है मानसिक रूप से भी सशक्त नहीं बन सकता है, ना ही जीवन में सफलता हासिल कर पाता है, ना ही वो कभी संतोष से रह पाता है। इसलिए जो है सम्मान जो है बहुत ज़रूरी है। इससे आप सफल रह पाइएगा, सुखी रह पाइएगा और सम्मानपूर्ण जीवन जी पाइएगा। ठीक है, तो ये है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, यानी सम्मान के बारे में, आत्मसम्मान के बारे में। आगे दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रभावी संचार के माध्यम से व्यक्तित्व के जीवन में होने वाले प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो प्रभावी संचार क्या होता है ये पहले समझिए। तो प्रभावी संचार जो है दोस्तों वो सिर्फ बातचीत करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक सफल और प्रभावशाली व्यक्तित्व की आधारशिला है। हम जब प्रभावी संचार की बात करते हैं तो इसमें शब्द का चयन होता है, बोलने की लिहाजा होती है, शारीरिक भाषा और सुनने की क्षमता, ये सभी शामिल होते हैं। यानी प्रभावी संचार का माध्यम से सिर्फ बात करने का तरीका नहीं हो गया। ठीक है, प्रभावी संचार जो है वो एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति का जो है पहचान होता है। ठीक है, इसमें जो है क्या क्या आते हैं, इसमें क्या वर्ड बोलना चाहिए, वो बोलने का जो है वर्ड चुनना, बोलने का तमीज़, जिसको तमीज़ आप बोल सकते हैं, लहजा, शारीरिक यानी कि बॉडी लैंग्वेज वगैरह, सुनने की क्षमता, ये सभी शामिल होते हैं। उसी को हम लोग प्रभावी संचार के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे कि प्रभावी संचार से व्यक्तित्व पर पड़ने वाला प्रभाव, यानी प्रभावी संचार से जो है व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला जो प्रभाव पड़ता है वो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जब अपने विचारों को तार्किक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है तो उसे समाज और कार्यस्थल पर सराहना मिलती है। यह सराहना व्यक्ति को आत्मविश्वास और भी बढ़ाती है। जब आप जानते हैं कि आपकी बात सुनी और समझी जा सकती है तो आपके भीतर का संकोच खत्म हो जाता है और व्यक्तित्व में निखार आता है। यानी देखिए इससे क्या होता है, आपका
आत्मसम्मान भी बढ़ता है और आत्मविश्वास दोनों का विकास होता है। जब कोई व्यक्ति जो है अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से कुछ चीज़ प्रस्तुत कर पाता है तो उसका परिणाम क्या होता है कि सामाजिक स्तर पर, कार्यस्थल पर उसे जो है सराहना मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और उसका जो है आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है ना, और उसके अंदर का जो भी संकोच वगैरह वो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसका व्यक्तित्व में निखार आता है। दूसरा हो गया सामाजिक प्रभाव और आकर्षण। इससे जो है सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है और आकर्षण। तो प्रभावी संचारक की ओर स्वतः ही आकर्षित होते हैं, यानी इसके तरफ जो है अधिकतर लोग जो है खुद आकर्षित होते हैं। कैसे होते हैं? तो ऐसे व्यक्ति अपनी बातों से दूसरों को प्रेरित करता है, यानी मोटिवेट करता है, और प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यानी ऐसे आदमी क्या करता है, ऐसे आदमी से जो है लोग वगैरह खुद आकर्षित होते हैं। ये अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट करता है, प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो इसमें आ जाता है आप लोग का कि बॉडी लैंग्वेज का महत्व होता है इसमें। प्रभावी संचार में आंखों की संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट और सही मुद्रा आपके व्यक्तित्व को आत्मविश्वास से भरपूर और विश्वसनीय बनाता है। तो ये आपका है, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया सामाजिक प्रभाव और आकर्षण। फिर हो गया तीसरा हम लोग का पारस्परिक संबंधों में प्रगाढ़ता, यानी जीवन में अधिकांश विवाद जो है वो गलतफहमी के कारण होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो भी विवाद वगैरह होता है अधिकतर गलतफहमी के कारण होता है। प्रभावी संचार के दो मुख्य स्तंभ होते हैं, एक होता है स्पष्ट अभिव्यक्ति और दूसरा होता है सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग। तो दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। जब आप जो है दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं तो उसे कहते हैं सम्मान का अनुभव होता है। तो उससे जो है सम्मान का अनुभव, मतलब जैसे आपको कोई बता रहा है और आप जो है उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो उससे जो है आपको और उसे भी जो है रिस्पेक्ट का अनुभव होगा, फील होगा। इससे परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मधुर होते हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में उभरा रहता है। तो ये आपका था, ठीक है। आगे जो है चौथा दोस्तों हम लोग का कि नेतृत्व क्षमता का उदय होता है इससे। कोई भी व्यक्ति जब तक अच्छा नेता नहीं बन सकता, ठीक है, या फिर कोई भी नेता के बारे में बात हो रहा है, तब तक वह जो है अच्छा संचारक नहीं हो सकता। प्रभावी संचार के माध्यम से व्यक्ति अपने टीम को स्पष्ट रूप से निर्देश दे सकता है, कठिन परिस्थितियों में लोगों का मनोबल बढ़ा सकता है, अपनी दूरदृष्टि से दूसरों को जो है प्रभावी ढंग से रख सकता है। तो ये सभी नेतृत्व का भी उदय होता है, नेतृत्व क्षमता का। पांचवा हो गया प्रभाव प्रबंधन, तनाव प्रबंधन और मानसिक स्पष्टता। अस्पष्ट संचार अक्सर भ्रम और तनाव पैदा करते हैं। जब एक व्यक्ति प्रभावी ढंग से संवाद करना सीख जाता है तो वह अपनी समस्या, अपेक्षा, सीमा को स्पष्ट रूप से साझा कर सकता है। इससे कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है और मानसिक शांति बनी रहती है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति जो है अगर अस्पष्ट रूप से संचार करता है तो उससे भ्रम और तनाव पैदा होता है। लेकिन अगर व्यक्ति प्रभावी ढंग से संवाद करना सीख जाता है, बात करना सीख जाता है, तो उसके अपनी समस्या वगैरह हो गई, अपेक्षा वगैरह, कोई भी अपनी सीमा वगैरह, इन सभी को जो है स्पष्ट रूप से किसी के साथ शेयर कर सकता है, साझा कर सकता है, जिससे क्या होता है कम्युनिकेशन गैप जो है खत्म होता है और मानसिक शांति बनी रहती है। आपका जो है मानसिक तनाव भी कम होता है, ठीक है। तो ये है। आगे छठा देखिए, बोल रहा है कि व्यावसायिक सफलता। कॉरपोरेट जगत में आपकी सॉफ्ट स्किल, आपकी तकनीकी स्किल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रस्तुति कौशल, बैठकों में आपके विचारों को सही ढंग से रखना, बातचीत कौशल, कठिन सौदे या फिर चर्चाओं को कुशलता से संभालना। तो ये होता है व्यावसायिक सफलता। यानी क्या होता है, आप कहीं काम वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ आपका जो है सॉफ्ट स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपके तकनीकी स्किल से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आप कोई भी बैठक वगैरह में अपने कोई भी विचार को सही ढंग से रख सकते हैं, बातचीत को जो है कोई भी सौदा या फिर चर्चा को अच्छे से संभाल सकते हैं। ये सभी गुण व्यक्ति को कैरियर की ऊंचाइयों पर ले जाता है, ठीक है। सातवां हो गया इसका आलोचनात्मक सोच और समाधान क्या है। तो प्रभावी संचार का अर्थ केवल बोलना नहीं है बल्कि सूचनाओं का विश्लेषण करना भी है। यह व्यक्ति को बेहतर प्रश्न पूछने और फीडबैक को सकारात्मक रूप से लेने के लिए तैयार करता है। यह गुण व्यक्ति को एक समस्या पैदा करने वाले के बजाय समाधान खोजने वाला व्यक्तित्व में बदल देता है। यानी ये जो है प्रभावी संचार से जो है व्यक्ति सिर्फ बोलता नहीं है बल्कि सोचने समझने का हर एक चीज़ को सकारात्मक रूप में तैयार करके
कोई भी समस्या को जो है खोजने वाला बन जाता है, ये व्यक्तित्व में बदल देता है। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते दोस्तों। तो निष्कर्ष है कि प्रभावी संचार एक मल्टीप्लेयर की तरह काम करता है। मल्टीप्लेयर यानी कि बहुत सारा काम करता है, वो सिर्फ जो है बोलने का काम नहीं करता है, बहुत सारा काम करता है। यदि आपके पास ज्ञान है लेकिन आप उसे जो है अच्छे से शेयर नहीं कर पाते हैं तो वह ज्ञान जो है व्यर्थ है, यानी कोई काम का नहीं है। यदि आपके पास प्रभावी संचार कौशल है तो आप अपने ज्ञान, प्रतिभा और व्यक्तित्व के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यह न केवल आपके बाहरी जीवन को सफल बनाता है बल्कि आपको एक संतुलित, शांत आंतरिक व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो आपका प्रभावी संचार है वो मल्टीप्लेयर के तरह काम करता है। अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन आपको जो है उसे अच्छे से बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, किसी को शेयर नहीं कर सकते, तो वो ज्ञान जो है फालतू है। ठीक है, और अगर आपके पास जो है प्रभावी संचार का कौशल है तो आप जो है अपने ज्ञान को, अपने कोई भी प्रतिभा को, अपने व्यक्तित्व को कई गुना अच्छे तरीक़ा से किसी को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। यह आपके जो है बाहरी जीवन में सफल बनाता ही है, साथ ही साथ जो है आपके आंतरिक और संतुलित जीवन में भी जो है व्यक्तित्व को बढ़ावा देता है, व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों, जो है कि लक्ष्य निर्धारण, जिसको बोलते हैं गोल सेटिंग की अवधारणा और इसकी महत्व पर चर्चा कीजिए, यानी गोल सिद्धांत क्या है, तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग की अवधारणा और महत्व दोनों चीज़ देखना है इसमें। तो देखिए आंसर समझेंगे कि लक्ष्य निर्धारण यानी कि गोल सेटिंग या फिर गोल बनाना, ठीक है, सफलता प्राप्त करने का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका है। यह वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य के लिए वांछित परिणामों की कल्पना करता है और उससे प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ योजना बनाता है। यानी ये जो है लक्ष्य निर्धारण, इससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है देखिएगा पढ़ने के लिए या फिर कोई सफल होने के लिए एक गोल सेट करता है और वही गोल को जो है पूरा करता है और उसके अनुसार ही चलता है, एक प्लान व योजना वगैरह बना के चलता है। ठीक है, तो यही आपका हो गया लक्ष्य निर्धारण। आगे देखेंगे इसकी अवधारणा और महत्व, जिसमें पहला हो गया हम लोग का कि लक्ष्य निर्धारण की अवधारणा क्या है। तो लक्ष्य निर्धारण केवल सपना देखना नहीं है बल्कि सपनों को वास्तविक में बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडविन लॉक के अनुसार स्पष्ट और कठिन लक्ष्य सरल या स्पष्टता तुलने लक्ष्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की ओर ले जा सकता है। यानी इनके द्वारा, जो एडविन लोग हैं उनके द्वारा कहना ये था कि अगर आप स्पष्ट और कठिन टारगेट रखते हैं, ठीक है, और सरल या फिर अस्पष्ट लक्ष्य की तुलना में जो है बेहतर प्रदर्शन की ओर ले जा सकता है। यानी कि आप ये समझिए कि आपका जो है टारगेट मतलब एकदम आसान है लेकिन आपको स्पष्ट तरीके से आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट तरीके से वो जो आप जो है लक्ष्य निर्धारण नहीं किए हैं, और एक तरफ जो है आपका स्पष्ट मतलब स्पष्ट तरीके से आप कर लिए हैं और आपका लक्ष्य जो है हार्ड है, फिर भी आप जो है पूरा कर लीजिएगा। तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, आगे है कि लक्ष्य निर्धारण की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित स्तंभों पर टिकी हुई है, जिसमें पहला हो जाता है स्मार्ट दृष्टिकोण। स्मार्ट दृष्टिकोण, प्रभावी लक्ष्य हमेशा जो है स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में एस का मतलब हो गया स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट होना चाहिए। फिर है मीजिएबल, ठीक है, मीजरेबल यानी कि मापने योग्य होना चाहिए। फिर हो गया प्राप्त करने योग्य यानी कि अचीवेबल। फिर है प्रासंगिक यानी कि रिलीवेंट होना चाहिए, और आपका जो है समय वृद्ध यानी कि टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ये आपका रूल है, स्मार्ट दृष्टिकोण जरूर होना चाहिए। फिर हो गया लघुकारी बनाम दीर्घकालीन लक्ष्य यानी कि छोटा लक्ष्य और बड़ा लक्ष्य। ठीक है, तो अवधारणा यह है कि बड़े लक्ष्य जिसको दीर्घकालीन और छोटे छोटे हिस्सों में लघुकालीन में बांट दिया जाए तो ताकि वे बोझिल ना लगे। यानी कहने का मतलब ये है, ये अवधारणा के हिसाब से कि आपका जो भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो उसे जो है छोटे छोटे भागों में तोड़ तोड़ के आप अगर कोई लक्ष्य पूरा करते हैं तो वो ना ही बोझ जैसा लगेगा और आपका जो है लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। तो ये है। आगे है लिखित प्रतिबद्धता। शोध बनाते हैं कि लोग अपनी लक्ष्य लिखते हैं और उनके सफल होने की संभावना जो है 40% अधिक होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य जो है उसे आप अगर लिख के रखते हैं, उसे फॉलो करते हैं तो 40% अधिक संभावना है कि आपका जो है लक्ष्य जो है वो सफल हो जाएगा। तो ये है। ठीक है,
आगे दूसरा हो गया हम लोग का दोस्तों कि लक्ष्य निर्धारण का महत्व। लक्ष्य निर्धारण व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास दोनों के लिए जरूरी होता है। इसका महत्व जो है निम्नलिखित बिंदु से हम समझ सकते हैं, जो कि पहला बिंदु हो गया स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करना। लक्ष्य आपको यह स्पष्टता देता है कि आपके जीवन में वास्तव में क्या करना चाहिए, क्या आपने चाहा है तो वही ना, इसीलिए तो आप लक्ष्य निर्धारण करते हैं। यह आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने में मदद करता है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति अपनी ऊर्जा उन कार्यों में बर्बाद कर देता है जिसका उसके विकास से कोई लेना देना है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि इससे आपका जो है स्पष्ट हो जाता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है, जिससे लक्ष्य बन गया, टारगेट बन गया, तो आपको पता चल जाता है स्पष्ट रूप से आपको करना क्या है और उसी पर जो है ध्यान केंद्रित हो जाता है। लेकिन अगर बिना लक्ष्य का आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आपका जो है टाइम भी जाएगा, ऊर्जा भी जाएगा, समय भी बर्बाद होगा, लेकिन उसका जो है विकास से कोई लेना देना नहीं रहेगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब है। दूसरा हो गया प्रेरणा और उत्साह। जब आपके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, यानी कि एक स्पष्ट रूप से जो है लक्ष्य आपका बना होता है, तो आपके पास सुबह उठने का एक ठोस कारण होता है। लक्ष्य एक ईंधन की तरह काम करता है जो आपको कठिन समय और चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप जो है कोई भी लक्ष्य निर्धारण कर लिए हैं तो आप जो है किसी भी ठोस कारण आपका बन जाता है कि हमको ये करना है, ये कारण है मेरा तो करना है, टारगेट को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये है प्रेरणा और उत्साह आ जाता है। फिर है प्रगति को मापना। लक्ष्य आपको अपनी सफलता को मापने का पैमाना प्रदान करता है। आप समय समय पर यह आकलन कर सकते हैं कि आपने आपने कितना हासिल किया और आप अपनी मंजिल से कितनी दूर हैं। यह आत्म मूल्यांकन के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि कोई भी टारगेट आप मान लीजिए कोई बड़ा सा एग्ज़ाम का टारगेट लिए हैं, ठीक है, तो आप पूरा कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को, तो उससे आप माप सकते हैं, आपको पता चल सकता है हमने जो है कितना सिलेबस कवर किया या फिर कितना हमने जो है किया और कितना और बाकी है, कितना और करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हो गया निर्णय लेने में सहायक। जीवन में अक्सर हमारे सामने कई विकल्प होते हैं। यदि आपके लक्ष्य निर्धारित हैं तो आपको आसानी से तय कर सकते हैं कि कौन सा विकल्प आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाएगा और किसे छोड़ देना चाहिए। यानी क्या होता है, अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जो है उसको आप एक टारगेट बना लिए कि हमको ये करना है, तो अगर आपके सामने कोई दूसरा विकल्प भी आता है तो आप उसे हाइड कर देते, साइड कर देते, क्योंकि आपको पता रहता है कि उसे छोड़ना है और इसे हमको मतलब कि इसको छोड़ना है और किसको पकड़ के अपने लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर, सफलता की ओर जाना है। तो ये निर्णय लेने में भी सहायक होता है। पांचवा हो गया समय का सदुपयोग। यानी समय जो है आपका बर्बाद नहीं होता है, समय का सदुपयोग होता है। यानी लक्ष्य निर्धारण आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है। आपकी जरूरी और गैर जरूरी कार्यों के बीच अंतर करना सीख जाते हैं, जिससे समय का अधिकतम उपयोग जो है सुनिश्चित होता है। यानी सही समय में सही तरीके से समय का उपयोग आप कर पाते हैं। तो ये आपका पांचवा बेनिफिट है, ठीक है। छठा हो गया दोस्तों कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो आपके भीतर जो है जीत और जो है खुशी का एक एहसास होता है, फील होता है, ठीक है। यह उपलब्धि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपके बड़े लक्ष्य की चुनौती लेने के लिए तैयार करती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई टारगेट बनाया कि हमको ये टॉपिक आज क्लियर करना है, तो अगर आप कर लेते हैं तो आपको देखिएगा आपके अंदर एक अलग सा उत्साह पैदा होता है, ठीक है, खुशी पैदा होती है और आप जो है और भी टारगेट पूरा करने के लिए सक्षम बन जाते हैं ना। आगे देखिए दोस्तों हम लोग का आगे है उत्तरदायित्व। एक बार लक्ष्य निर्धारित करने और उसकी समय सीमा तय करने के बाद आप अपने प्रति जवाबदेह हो जाते हैं। यह आपको टाल मटोल की आदत से दूर रखने में भी मदद करता है। जैसे मान लीजिए आप एक टारगेट बना लिए और टारगेट अगर पूरा नहीं कर रहे हैं तो खुद में आपको बुरा लगेगा, ठीक है, आप अपने खुद के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं, ठीक है। टाल मटोल करने का आदत भी जो है धीरे धीरे छूट जाएगा अगर आप फॉलो करते हैं तो ये है लक्ष्य निर्धारण। निष्कर्ष देखिए तो लिखा है कि लक्ष्य निर्धारण वह पुल है जो आपको आप आज जहां हैं और आप जहां पहुंचना चाहते हैं के बीच अंतर को भरता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जो चीज़ हैं और जहां आप जाना चाहते हैं वो टारगेट लक्ष्य निर्धारण ही तय करता है ना। यह जीवन का उद्देश्य पूर्ण बनाता है और हमें केवल जीवित रहने के बजाय ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करता है।
प्रसिद्ध लेखक ब्रायन ट्रेसी ने ठीक ही कहा, लक्ष्य सफलता का ईंधन है। किसने कहा था? तो ब्रायन ट्रेसी ने कहा था कि लक्ष्य जो है वो सफलता की ईंधन है। ठीक है, तो ये आपका लक्ष्य निर्धारण के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये लिख देना है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बोल रहा है कि तनाव क्या है। देखिए, इसको एक तरीका से और पूछा गया था पहले जब एग्जाम हुआ था, तो पूछा गया था प्रतिबल क्या है। तो देखिए, आप वहाँ ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा ना, तो आप देखिएगा स्ट्रेस जहाँ लिखा होगा तो आपको ये आंसर लिखना है कि तनाव क्या है, कार्यस्थल में तनाव प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लेगा प्रतिबल क्या है और कार्यस्थल में प्रतिबल प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये ऐसा भी पूछ ले तो आपका आंसर सेम होगा। तो चलिए हम लोग आंसर समझने का प्रयास करेंगे कि तनाव एक जो है मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया, यानी जो आपका स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो उस मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है दोस्तों जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है जिसे हम जो है अपनी क्षमता से अधिक कठिन समझते हैं, तब ये जो है स्ट्रेस पैदा होती है। यानी कि कोई समस्या आपके अंदर आ गया, ठीक है, कोई समस्या आपके सामने है, लेकिन वो समस्या जो है आपकी परिस्थिति से ज़्यादा कठिन लग रही हो, तब आपके अंदर ये स्ट्रेस आता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह मांग और संसाधन के बीच का संतुलन है, असंतुलन। ठीक है, जब व्यक्ति को लगता है कि उसके पास काम को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय, कौशल या फिर सहायता नहीं है, तो वह जो है तनाव महसूस करता है। तो ये तनाव वगैरह आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को आप पूरा नहीं कर सकते हैं, आपके पास जो है कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो अगर कठिन लग रहा है तो उसके तब व्यक्ति के अंदर जो है तनाव आ जाता है। ठीक है, तनाव के मुख्य 2 रूप होते हैं, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला हो गया यूरे स्ट्रेस। ठीक है, यू स्ट्रेस, तो यह जो है सकारात्मक तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? सकारात्मक तनाव। यह हमें चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, यानी मोटिवेट करता है। जैसे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्शन से पहले महसूस होने वाला जो उत्साह है वो हो जाता है, ये हम लोग का सकारात्मक तनाव है। फिर दूसरा हो गया डिस्ट्रेस, यह जो है नकारात्मक तनाव होता है दोस्तों। और यह जो तनाव है वो तब आता है जब मतलब तनाव की लंबी अवधि होती है, यानी ये लंबे समय तक चलने वाला तनाव जो है वो है डिस्ट्रेस। ठीक है, यह व्यक्ति को कार्य क्षमता को कम करने लगता है और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। तो ये 2 तरह से स्ट्रेस जो हम लोग कहते हैं 2 प्रकार का होता है। आगे देखेंगे कि कार्यस्थल में तनाव प्रबंधन का महत्व क्या है, यानी कि कहीं आप काम कर रहे हैं तो वहाँ तनाव प्रबंधन का क्या महत्व है। तो चलिए देखेंगे। तो कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि संगठन की सफलता के लिए भी जरूरी होता है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदु से हम समझ सकते हैं, यानी कहने का मतलब है सिर्फ कर्मचारी के लिए ये जो है नहीं है, साथ ही साथ जो है वहाँ का संगठन की सफलता के लिए भी जो है तनाव प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक एक करके समझेंगे। तो पहला हो गया कर्मचारी उत्पादकता और प्रदर्शन। तनावग्रस्त दिमाग एकग्रता खो देता है, यानी सोचने समझने की एकता को खो देता है। जब कार्यस्थल पर तनाव का प्रबंधन किया जाता है तो कर्मचारी अपने कार्यों को बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं अपने काम पर, जिससे जो है काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और गलतियां की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका है। आगे दोस्तों की स्वास्थ्य लागत में कमी, यानी अत्यधिक तनाव शारीरिक बीमारी जैसे कि माइग्रेन हो गया, हृदय रोग हो गया, पाचन समस्या का कारण बन सकता है। तो प्रभावी तनाव प्रबंधन से कर्मचारी स्वस्थ रहते हैं, जिससे चिकित्सा अवकाश और स्वास्थ्य बीमा पर भी होने वाला खर्च में कमी होता है। यानी कहने का मतलब ये है तनाव प्रबंधन नहीं किया जाए तो तनाव अगर ज़्यादा है तो उससे जो है माइग्रेन, हृदय रोग और पाचन से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका जो है तनाव प्रबंधन करने से क्या क्या बचता है, तो कर्मचारी का स्वास्थ्य बचता है, साथ ही साथ जो है चिकित्सा अवकाश यानी छुट्टी वगैरह आप उसको दीजिएगा तो वो बचता है, स्वास्थ्य बीमा पर होने वाला खर्च जो है वो सब बचता है। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है तनाव प्रबंधन कार्यस्थल पर। तीसरा है दोस्तों हम लोग का कि मानसिक स्वास्थ्य और मनोबल। लगातार दबाव कर्मचारियों में बर्नआउट पैदा करता है, जिससे वे मानसिक रूप से थक जाते हैं। तनाव प्रबंधन के उपाय जैसे कि लचीला कार्य समय या फिर काउंसलिंग कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखता है और उन्हें काम करने के लिए उत्साहित करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर लंबे समय तक लगातार दबाव उसे मिल रहा है कि ये काम करो वो काम करो, तो उसके अंदर जो है बर्नआउट पैदा होता है,
जिससे उसका मानसिक जो है यानी माइंड से उसका मानसिक रूप से वो थक जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तनाव प्रबंधन का उपाय करना चाहिए, या फिर जो है क्या मतलब इसमें तनाव प्रबंधन का उपाय में क्या क्या आता है, छोटे छोटे काम यानी लचीला काम, फिर हो गया काउंसलिंग वगैरह करवाना, ठीक है, ताकि उसका जो है मनोबल ऊंचा रहे और काम में भी जो है उसे अच्छे से किया जा सके बिना स्ट्रेस का। आगे हो गया टीम वर्क और कार्य वातावरण। तनाव अक्सर चिड़चिड़ेपन और आपसी विवादों को जन्म देता है। जब तनाव नियंत्रण होता है तो कार्यस्थल का वातावरण सकारात्मक बनता है, सहकर्मी एक दूसरे से सहयोग करते हैं और टीम के भीतर प्रभावी संचार बनता है। यानी अगर देखिए किसी के अंदर तनाव वगैरह है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आता है और आपस में लड़ाई वगैरह होती है, तो तनाव का नियंत्रण करने से जो है बहुत ज़्यादा फायदा होता है, कार्यस्थल का वातावरण सकारात्मक होता है और जो भी सहकर्मी है यानी कि स्टाफ वगैरह एक दूसरे से मिल के टीम के जैसा काम कर सकते हैं अच्छे से। पांचवा हो गया कर्मचारी प्रतिधारण। आज के समय में प्रतिभा को बनाए रखना बहुत ही बड़ी चुनौती है। जिस संस्था में तनाव का स्तर बहुत अधिक होता है वहां कर्मचारी जल्दी नौकरी छोड़ देते हैं। तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करने वाली कंपनियां और कुशल कर्मचारियों को लंबे समय तक रोक कर रखने में सफल होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कहीं काम लगे और वहाँ हमेशा दबाव दिया जा रहा है, तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप जो है वहाँ छोड़ दीजिएगा ना, तो ऐसा होता है। इसलिए जो है अगर कोई अच्छी कंपनी है, तनाव मुक्त वातावरण है, वहाँ जो है चिड़चिड़ापन तनाव वगैरह पैदा नहीं हो रहा है, तो वहाँ आप लंबे समय तक सफल रह सकते हैं, रुक के रह सकते हैं। आगे छठा है बेहतर निर्णय लेना। तनाव की स्थिति में व्यक्ति जो है अक्सर सुरंग दृष्टि का शिकार हो जाते हैं, जहां वे केवल तत्कालिक संकट को नहीं देखते और बड़े परिप्रेक्ष्य को भूल जाते हैं। तनाव प्रबंधन व्यक्ति को शांत रहकर भविष्य की चुनौतियों के लिए सही और तार्किक निर्णय में सक्षम बनाता है। यानी तनाव से क्या होता है, गलत डिसीजन वगैरह लिया जा सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम के लिए जो है तनाव प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, तभी जो है भविष्य की चुनौतियों से हम लड़ सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। तो ये सब था। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो लिखा है कि कार्यस्थल में तनाव को पूरी तरह से समाप्त करना नामुमकिन है, यानी इसको तो पूरा तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनौती जो है काम का हिस्सा है। लेकिन तनाव प्रबंधन के माध्यम से उन चुनौतियों के विकास के अवसर में बदला दिया जा सकता है। तनाव प्रबंधन करके जो है उनके स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। एक संतुलित कार्य जीवन न केवल व्यक्तियों को सफल बनाता है बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक योगदान देता है। तो ये है आपका कार्यस्थल में तनाव प्रबंधन का प्रभाव या फिर तनाव क्या है, ठीक है। आगे पांचवा क्वेश्चन हो गया कि नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। एक अच्छे नेता के गुणों और विभिन्न नेतृत्व शैलियों पर चर्चा कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले पूछा जा चुका है। तो नेतृत्व एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें एक व्यक्ति या फिर कोई नेता समझ लीजिए कोई भी बात को या फिर कोई भी प्राप्ति के लिए यानी साझा लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए अन्य लोगों या फिर समूह को प्रभावित करता है, मार्गदर्शन देता है और उन्हें जो है प्रेरित करता है। तो उसे ही जो है नेतृत्व प्रक्रिया बोलते हैं। अगर इसे हम लोग सरल शब्दों में समझें तो नेतृत्व किसी संगठन या फिर समूह के सदस्यों को प्रभावित करने और उसे एक सामान्य उद्देश्य की ओर निर्देशित करने की क्षमता या केवल आदेश देने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सशक्त बनाने में भी काम करता है। तो ये हो गया आपका नेतृत्व। एक अच्छे नेता के गुण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक प्रभावी नेता में बदलते परिवेश के अनुसार निम्नलिखित गुण होना चाहिए। क्या क्या गुण होना चाहिए? वैसे तो आजकल कोई भी नेता में ऐसा गुण नहीं है, लेकिन फिर भी क्या क्या गुण होना चाहिए वो तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होना चाहिए, यानी दूसरों की भावनाओं को समझना, टीम में विश्वास का माहौल बनाना सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। यानी कि दूसरी की भावनाओं को समझिए और टीम में विश्वास का माहौल बनाइए, ये सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। दूसरा हो गया सहानुभूति, यानी टीम के सदस्यों के साथ मानवीय स्तर पर जुड़ना और उसके जो भी समस्या है उसको समझना। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है दोस्तों वो है निर्णायक क्षमता। चुनौतीपूर्ण स्थितियों में डेटा और अनुभव के आधार पर त्वरित और सटीक निर्णय लेना। आगे है प्रभावी संचार, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरे को शेयर करना और दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुनना। तो ये भी गुण होना चाहिए। आगे दूरदर्शिता, भविष्य की चुनौतियों से पहले
भाप लेना और एक स्पष्ट निर्णय निर्धारित करना। आगे हो गया अनुकूलनशीलता, नई तकनीकें जैसे कि एआई वगैरह हो गया, हाइब्रिड वर्क मॉडल के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता वगैरह रखना। फिर सबसे बड़ी बात हो गई कि ईमानदारी और नैतिकता, अपने मूल्य पर अडिग रहना, यानी कि अपने मूल्यों पर अपने ईमानदारी रहना, टीम में पारदर्शिता बनाए रखना। तो ये सभी गुण होना चाहिए एक अच्छे नेता में। अब नेतृत्व की शैलियाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो परिस्थितियों और उद्देश्यों के आधार पर जो है नेतृत्व की शैली विभिन्न है। जो पहला हो गया निरंकुश शैली, इसमें नेता सारे निर्णय खुद लेते हैं, अनुयायियों के बिना सवाल किए पालन करने की अपेक्षा करता है या आपातकालीन स्थितियों में प्रभावी है। यानी कि ये जो होता है इसको बोलते हैं निरंकुश शैली। इसमें जो है नेता खुद निर्णय लेता है और जो आम जनता को बिना सवाल किए पालन करना पड़ता है, और ये सब कब लिया जाता है? आपातकालीन यानी इमरजेंसी स्थिति में, ठीक है। आगे हो गया लोकतांत्रिक शैली, नेता निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो है क्या कर लोकतांत्रिक शैली अगर देखा जाए तो नेता जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में टीम के सदस्यों की सलाह और भागीदारी को महत्व देता है, जिससे टीम का मनोबल बढ़ता है। यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी टीम के सदस्यों की सलाह ली जाती है, उसका मतलब उसकी भी बात सुनी जाती है, तब कोई निर्णय लिया जाता है। तो ये हो गया लोकतांत्रिक शैली। फिर है परिवर्तनकारी शैली, यह नेता अपनी दृष्टि और उत्साह के अनुयायियों को प्रेरित करता है, यानी आम जनता को प्रेरित करता है और संगठन में बड़े सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है, ठीक है, लाता है। आगे हो गया सेवक नेतृत्व, इस शैली में नेता का मुख्य ध्यान अपनी टीम की सदस्यों की सेवा करना और उन्हें जो है विकसित करना होता है। तो ये हो गया सेवक, यानी कि आम जनता वगैरह अपनी टीम वगैरह के बारे में सोचना। आगे है अहस्तक्षेप निष्पक्ष शैली, इसमें नेता अनुयायियों को पूरा स्वतंत्र देता है, वो अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह उच्च कुशल टीमों के लिए उपयुक्त होता है। तो ये हो गया। आगे है दोस्तों करिश्माई नेतृत्व, ये नेता अपने आकर्षक व्यक्तित्व और संचार कौशल के माध्यम से लोगों को आकर्षित और प्रेरित करते हैं। तो ये सभी हो गया आपका नेतृत्व का, ये आपका जो है दोस्तों वो है नेतृत्व की शैलियाँ। आगे हम लोग देखेंगे नेतृत्व के आधुनिक रुझान के बारे में। तो नेतृत्व केवल बॉस बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें निम्नलिखित पहलू होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तो ये सब महत्वपूर्ण जो होना चाहिए। डिजिटल दक्षता, नेताओं के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके निर्णय लेना अब अनिवार्य हो गया है। फिर है हाइब्रिड टीम प्रबंधन, रिमोट और ऑफिस से काम करने वाली टीमों के बीच तालमेल बिठाए रखने की कुशलता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे है कि कौशल विकास पर जोर, नेता अब केवल परिणाम नहीं मांगते बल्कि अपनी अधीनस्थों के नियंत्रण, सीखने और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये सभी था नेतृत्व के बारे में, नेता वगैरह के बारे में। आगे हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। तो एक अच्छा नेता वही है जो समय के साथ अपनी शैली में बदलाव लाए और अपनी टीम को न केवल लक्ष्यों तक पहुंचाए बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से सफल भी बनाए। नेतृत्व नियंत्रण के बजाय सशक्तिकरण और सहयोग पर आधारित है, यानी खुद नियंत्रण करना यानी कंट्रोल करने के बजाय सशक्तिकरण और सहयोग करने पर आधारित होना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि प्रभावशाली संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। यानी प्रभावकारी संप्रेषण क्या है ये आपको लिखना है और इसको प्रभावित करने वाले जो भी तत्व हैं उसका वर्णन करना है। तो चलिए आंसर को समझते हैं। तो प्रभावकारी संप्रेषण यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना भेजने वाला का संदेश प्राप्त करने वाला तक उसी अर्थ में पहुंचता है जिस अर्थ में वह भेजा गया हो। आज के आधुनिक और डिजिटल युग में संप्रेषण की प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, प्रभावकारी संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सूचना भेजा गया हो, वो संदेश जिसको मिल रहा है उसको भी उसी तरह पहुंचता है जैसे आपने भेजा हो, ठीक है। आगे है प्रभावशाली संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी इसको कौन कौन से जो है कारक जो है या फिर कौन कौन से तत्व जो है प्रभावित कर रहे हैं। तो पहला हो गया संप्रेषण का माध्यम। संदेश भेजने के लिए सही माध्यम का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सही संदेश जटिल है, ठीक है, यदि संदेश जो है जटिल है तो लिखित माध्यम या फिर आमने सामने से बातचीत बेहतर होना चाहिए। जबकि छोटी सूचनाओं के लिए जो है ईमेल हो गया
इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह हो गया, इन सभी का उपयोग किया जा सकता है। गलत माध्यम का चुनाव संदेश का अर्थ को बिगाड़ सकता है। तो ये कहने का मतलब है कि संप्रेषण का माध्यम चुनना, अगर लंबा चौड़ा है, जटिल है, तो उसे लिखित माध्यम से या फिर सामने से बातचीत करके, छोटा संदेश है तो उसे मैसेज वगैरह, ईमेल वगैरह करके किया जा सकता है। आगे दूसरा है भाषा और शब्दावली। भाषा की स्पष्टता संप्रेषण की आधारशिला है। यदि भेजने वाला कठिन शब्दों, तकनीकी शब्दावली या फिर ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जिसे प्राप्तकर्ता नहीं समझता, तो संप्रेषण विफल हो जाता है। प्रभावी संप्रेषण के लिए सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है, इसमें जो है स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। यदि कोई जो है भेज रहा है मैसेज, ठीक है, वो बहुत ही कठिन वर्ड में है, तकनीकी शब्दावली या फिर ऐसा भाषा का उपयोग किया जिससे जो है जिसके पास भेज रहे हैं उसको समझ ही नहीं आता, तो वो जो है बेकार है, वो विफल हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए जो है प्रभावी संप्रेषण के लिए जो है सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये आपका आगे है प्रतिपुष्टि। फीडबैक के बिना संप्रेषण अधूरा है। यह भेजने वाले को यह जानने में मदद करता है कि संदेश सही ढंग से समझ गया। आजकल के डिजिटल माध्यमों में रीड रिसीट, ठीक है, और त्वरित प्रतिक्रिया फीडबैक की और अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। यानी कि आप किसी को भेज रहे हैं तो वो जो है अपनी बातों को बताए कि हाँ समझ आया कि नहीं आया, फिर आप पूछें, तो ये हो गया, ठीक है। आगे है दोस्तों मनोवैज्ञानिक कारक। भेजने वाले और प्राप्तकर्ता को भेजने वाले और प्राप्तकर्ता की मानसिक स्थिति संप्रेषण को बहुत ही प्रभावित करती है। यदि कोई व्यक्ति गुस्से, डर या तनाव में है तो वह संदेश का गलत अर्थ निकल सकता है। पूर्वग्रह और पुरानी धारणाओं भी प्रभावी संप्रेषण में बाधा डाल सकती है। यानी कि आप देखिए, भेजने का तरीका से उसका मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा सकता है। यानी किसी को आप जो है गुस्से में भेजें, डर में भेजें या फिर तनाव वगैरह में है और अगर मैसेज भेज रहे हैं तो उसे गड़बड़ा सकता है। तो ये कहने का मतलब है। फिर है सक्रिय श्रवण। संप्रेषण केवल बोलने के बारे में नहीं है बल्कि सुनने के बारे में भी है। एक प्रभावी संप्रेषण तभी संभव है जब प्राप्तकर्ता संदेश को ध्यान से और बिना किसी निर्णय के सुनने में कमी संचार अंतराल पैदा कर सकती है। तो ये है सक्रिय श्रवण, यानी कि अच्छे से सुनना है जो भी बोला जा रहा है, जो भी बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है एक दूसरे के बीच, तो ये है। फिर है शारीरिक भाषा, यानी कि बॉडी लैंग्वेज। आमने सामने के संप्रेषण में शब्दों से अधिक जो है व्यक्ति के हाव भाव, आंखों का संपर्क, चेहरे की अभिव्यक्ति मायने रखती है। यानी सामने से अगर आप बात कर रहे हैं, अपनी बात शेयर कर रहे हैं, तो उसमें व्यक्ति का जो है बोलने से ज़्यादा, शब्द से ज़्यादा जो है उसका हाव भाव, आंखों का संपर्क और चेहरे की जो है एक्सप्रेशन वगैरह बहुत मायने रखती है। यदि आपकी शारीरिक भाषा आपके शब्दों से मेल नहीं खाती तो प्राप्तकर्ता भ्रमित हो सकता है। तो ये है आपका। आगे देखिए, आगे है सांस्कृतिक भिन्नता। वैश्वीकरण के इस दौर में विभिन्न संस्कृतियों के लोग के बीच संप्रेषण बढ़ गया है। एक संस्कृति में जो इशारा या फिर शब्द सामान्य है वही दूसरी संस्कृति में अपमानजनक हो सकता है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर ये जो है संप्रेषण वगैरह बहुत बढ़ गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई वर्ड आप जो बोल रहे हैं वो आपके लिए नॉर्मल सा भाषा है, लेकिन किसी के लिए वो गाली हो, तो ये सब चीज़ जो है अपमानजनक भी हो सकता है। और ये सब इसलिए जो है समझ के सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रभावी संप्रेषण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया। आगे हो गया सौर और भौतिक बाधाएं। आसपास का शोर, खराब इंटरनेट कनेक्शन या फिर भौतिक दूरी संप्रेषण की स्पष्टता को कम कर देती है। एक प्रभावी संदेश के लिए बाधा मुक्त वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था। आगे है दोस्तों कि संदेश की स्पष्टता और संक्षिप्तता होनी चाहिए। संदेश जो है संक्षिप्त और मुद्दों पर होना चाहिए। बहुत लंबे और अस्पष्ट संदेशों में मुख्य जानकारी खो जाती है जिससे प्राप्तकर्ता का ध्यान भटक जाता है। यानी कि छोटा होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। लंबा रहेगा तो उसका ध्यान खो जाता है, तो और वो जो है भटक जाता है। तो ये सब ध्यान रखना जरूरी है। निष्कर्ष से देखते हैं तो लिखा है कि प्रभावकारी संप्रेषण केवल सूचना का आदान प्रदान नहीं है बल्कि विचारों और भावनाओं को सही समझ साझा करना है। इन तत्वों पर ध्यान देकर व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में सुधार किया जा सकता है। तो ये था हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6।
आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। बोल रहा है कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि व्यक्तित्व क्या है ये आपको लिखना है, फिर इसके विभिन्न प्रकार लिखना है। तो चलिए हम लोग समझेंगे। तो व्यक्तित्व एक व्यापक मनोवैज्ञानिक शब्द है जो किसी व्यक्ति के उन मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों को योग को दर्शाता है। यानी कोई भी व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुण को दर्शाता है, ठीक है, जो उसे दूसरों के विशिष्ट और अलग बनाते हैं। व्यक्तित्व में व्यक्ति की रुचियां, दृष्टिकोण, व्यवहार, विचार और भावनाएं ये सभी शामिल है, तो उसी को हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व का परिभाषा देखिए तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो थे जिनका नाम था गॉर्डन एलपोर्ट, ठीक है, गॉर्डन ऑलपोर्ट, उनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करते हैं, या आनुवांशिक, पर्यावरण और सामाजिक अनुभवों का एक जटिल मिश्रण है। ये कहना था गॉर्डन ऑलपोर्ट के द्वारा, इनके द्वारा जो ये है परिभाषा दिया गया है। आगे हम लोग इसका प्रकार देखेंगे, यानी कि व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार। तो जो भी अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, पहला किया गया है कार्ल युंग, ठीक है, कार्ल युंग का वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने सामाजिक मेल जोल और ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रमुख भागों में इन्होंने बांटा था, जो हम लोग देखेंगे कौन कौन भागों में। तो पहला हो गया अंतमुखी, जिसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, आप सुने होंगे ऐसा वर्ड, है ना। तो ऐसे व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया में रहना पसंद करते हैं, वे कम बोलते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं और अकेला काम करना पसंद करते हैं। वे लोग जल्दी सामाजिक मेल जोल से थक जाते हैं और गहन चिंतन करते हैं, यानी इन्हें जो है अकेला रहना पसंद होता है, किन्हीं को अपनी बात ज़्यादा नहीं बताते हैं, तो उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट, अंतमुखी। फिर हो गया एक बर्हिमुखी, जिसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इस प्रकार के व्यक्ति जो है मिलनसार होते हैं, साहसी होते हैं, बातूनी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाले। इन्हें लोगों के साथ रहना, बाहरी गतिविधियों में शामिल होना पसंद होता है। ये अपने विचारों को दूसरे के साथ शेयर करने में संकोच नहीं करते। तो ये हो गया एक्सट्रोवर्ट तरह का आदमी। फिर हो गया उभयमुखी, जिसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। वास्तव में अधिकांश व्यक्ति इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें परिस्थिति के अनुसार अंतमुखी और बर्हिमुखी दोनों का गुण मौजूद होते हैं, तो उसी को बोलते हैं उभयमुखी। यानी जैसा जैसे परिस्थितियों के अनुसार वो जो है एक्सट्रोवर्ट भी बन जाते हैं, इंट्रोवर्ट भी बन जाते हैं, तो उसे बोलते हैं उभयमुखी, ठीक है। दूसरा तरीके से जो वर्गीकृत किया गया वो है हिप्पोक्रेट्स का प्राचीन वर्गीकरण। यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने शरीर के दिव्यों के आधार पर 4 प्रकार में बताए थे। पहला हो गया क्रोधी, जिसको बोलते हैं चिड़चिड़े या फिर गुस्सेल स्वभाव वाले, लेकिन बहुत ही सक्रिय और महत्वाकांक्षी, तो ये उन्होंने दिया था पहला। दूसरा हो गया उत्साही, आशावादी, हंसमुख और सामाजिक। ये लोग जीवन को लेकर सकारात्मक होते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं। फिर हो गया मंद, जिसको बोलते हैं शांत, आलसी और धैर्यवान। ये लोग भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं। फिर उसने जो चौथा दिया था वो है विषादी, गंभीर, दुखी व विचारशील। ये लोग जो है अक्सर उदास और चिंतित रहते हैं। तो ये 4 प्रकार में इन्होंने बांटा था। फिर तीसरा जो बांटा गया है वो व्यवहार और स्वास्थ्य के आधार पर, यानी टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी के अनुसार बांटा गया है। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक में तनाव और कार्यशील के आधार पर जो है व्यक्तित्व का 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला हो गया टाइप ए। टाइप ए, ये लोग बहुत प्रतिस्पर्धी, महत्वाकांक्षी और समय के पाबंद होते हैं। ये हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और इन्हें तनाव के कारण हृदय रोग का खतरा अधिक होता है। यानी आप देखे होंगे कोई छटपटिया आदमी है ना, यानी कोई भी काम को जल्दी करने पर रहता है, एकदम तनाव में रहते हैं, तो वो सब लोग का जो है हृदय रोग का खतरा अधिक रहता है। दूसरा हो गया टाइप बी। ये टाइप ए के विपरीत होते हैं। ये शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं, कम तनाव लेने वाले होते हैं। ये काम के साथ साथ जीवन का आनंद भी लेते हैं। तो ऐसे हो गए टाइप बी। अब हो गया टाइप सी दोस्तों, ठीक है, टाइप। तो देखिए इसमें ये बहुत ही सटीक और विवरणों पर ध्यान देने वाले होते हैं। ये अपनी भावनाओं यानी कि गुस्सों वगैरह को दबाकर रखते हैं और दूसरों को खुशी करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया टाइप सी प्रकार के लोग, ठीक है। आगे हो गया दोस्तों टाइप डी।
ये इन्हें जो है डिस्ट्रेस्ड व्यक्तित्व कहा जा सकता है। ये अधिकतर जो है नकारात्मक भावना, चिंता और अकेलेपन का अनुभव करते हैं, यानी हमेशा सोचते रहते हैं, गलत गलत माइंड में आते रहता है, गलत भावना, फीलिंग या फिर कोई बात वगैरह, चिंता और अकेलेपन का अनुभव करते रहते हैं। तो ये 4 भागों में बांटा गया था आधुनिक हिसाब से। आगे हो गया चौथा, बिग फाइव मॉडल, यानी कि ओशियन मॉडल इसे कहा जाता है। ठीक है, आज के समय में इसे व्यक्तित्व मापने का सबसे सटीक पैमाना बताया गया है। इसके अनुसार जो है व्यक्तित्व के 5 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से? तो देखिए, ये जो ओशियन है दोस्तों, इसी का फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं, ये है। पहला हो गया ओपननेस, यानी कि अनुभवों के प्रति खुलापन, नई चीज़ें को सीखने और रचनात्मक कार्य करने की रुचि रखने वाले। दूसरा हो गया कॉन्सेंटेंस कॉन्सेंटेंसीनस, यानी कि कर्तव्य निष्ठा, यानी अनुशासन, कर्तव्य परायणता और संगठित रहने का गुण। फिर हो गया एक्स्ट्रावर्जन, यानी कि परिमुखता, दूसरों के साथ जुड़ने और बातचीत करने का स्तर, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रावर्जन। फिर आगे हो गया एग्रीएबलनेस, यानी कि सहमति, दूसरों के प्रति सहानुभूति, विश्वास और सहयोग का भावना रखने वाले। फिर हो गया न्यूट्रोसियम, ठीक है, न्यूट्रोसियम यानी कि विक्षिप्तता, यानी भावनात्मक अस्थिर, जैसे डर, चिंता और उदासी का आवृत्ति होते हैं इनके अंदर। तो ये 4 भागों में बांटा गया ओशियन मॉडल। फिर आगे हो गया 5वां, सैंडल का शारीरिक गठन आधारित वर्गीकरण। तो विलियम सैंडल ने शारीरिक बनावट के आधार पर जो है व्यक्तित्व को 3 श्रेणियों में बांटा था। पहला हो गया गोलाकृतिक, यानी मोटे और गोल शरीर वाले, ये मिलनसार होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं और आराम पसंद होते हैं। तो ये उन्होंने किया था। फिर दूसरा हो गया आयताकार कृति वाले, यानी कि गट्ठे कट्ठे और मांझल शरीर वाले को कहा है कृतिक। ठीक है, ये साहसी होते हैं, सक्रिय होते हैं और आक्रामक होते हैं। ठीक है, फिर हो गया लंबा कृतिक, यानी दुबले पतले और लंबे, ये लोग अंतर्मुखी, बुद्धिमान और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। तो ये 3 भागों में बांटा गया था। अब इसका निष्कर्ष देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि व्यक्तित्व एक जटिल संरचना है जो समय और अनुभवों के साथ विकसित होती रहती है। किसी भी व्यक्ति को केवल एक ही प्रकार में सीमित रखना कठिन हो सकता है, क्योंकि मनुष्यों का व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। व्यक्तित्व के इन प्रकारों को समझने से हमें स्वयं का विकास और दूसरों के साथ व्यवहार करने को बेहतर बनाने में मदद मिलती। यानी कह रहा है कि ये इसकी संरचना जो है एक जटिल संरचना है और इसे जो है एक ही प्रकार में सीमित रखना कठिन है, क्योंकि देखिए मनुष्य का जो है परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। कभी गुस्सा हो जाता है, कभी मतलब जो नहीं बोल रहा है वो वैसा आदमी भी बोलने लगता है। तो ये सब जो है जैसे जैसे परिस्थितियाँ बीतती है वैसे वो अपने आप को ढाल लेता है। 8वां क्वेश्चन आप लोग का जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंधन की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व क्या है, व्याख्या कीजिए। या फिर इसे शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि HRM विभाग की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व क्या है, व्याख्या कीजिए। दोनों एक ही चीज़ है, बस इसको जो है शॉर्ट में, कभी कभी जो है लॉन्ग में पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है ताकि आपका आंसर क्लियरली आप लिख सकें। आंसर है कि मानव संसाधन प्रबंधन, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, किसी भी संगठन का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लोग और संगठन के बीच सेतु का कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कर्मचारियों के कार्य क्षमता को बढ़ाना और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो संगठन है वो लोग और संगठन दोनों के बीच जो है संबंध को दिखाता है। इसका सबसे पहला उद्देश्य ये हो गया कि कर्मचारी को उसके काम की क्षमता को बढ़ाना, उसे संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये सब हो गया। इसकी भूमिकाएं हम लोग देखेंगे कि HRM विभाग की भूमिकाएं क्या है। तो आधुनिक प्रबंधन में HRM विभाग की भूमिकाएं केवल प्रशासनिक नहीं रह गई है, अब जो है इसका बहुत ज़्यादा भूमिका है जो हम लोग देखेंगे। पहला हो गया रणनीतिक भूमिका। HR विभाग जो आपका हो गया वो व्यापारिक रणनीतियों के साथ मानव शक्ति का तालमेल बिठाता है,
वह भविष्य की ज़रूरतों का अनुमान लगाता है कि कंपनी को विस्तार के लिए किस प्रकार की कौशल वाले लोग की आवश्यकता होगी। यानी रणनीति वगैरह बनाना और भविष्य में जो है कि वो अनुमान लगाता है कि किस प्रकार के कौशल वाले लोगों की आवश्यकता होगी। फिर आगे है दूसरा, परामर्शदाता की भूमिका, यानी यह विभाग शीर्ष प्रबंधन को कार्मिक नीतियों, श्रम कानूनों और कर्मचारियों समस्याओं पर विशेष सलाह देता है। साथ ही यह प्रबंधकों को टीम संभालने की तरीका भी बताता है। तो ये है। आगे है मध्यस्थ की भूमिका, यदि प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच कोई विवाद या फिर असहमति उत्पन्न होती है तो एचआर विभाग एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में काम करता है ताकि शांतिपूर्वक समाधान निकला जा सके। यानी कई बार क्या होता है, प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच विवाद हो जाता है, तो ये सभी चीज़ को सुलझाने के लिए एचआर जो विभाग है वो काम करता है। ठीक है। आगे है दोस्तों सशक्तिकरण भूमिका। एचआर विभाग कर्मचारियों को उनके कैरियर विकास के अवसर प्रदान करते हैं, उन्हें सशक्त बनाता है, जिससे कर्मचारी और संगठन दोनों का विकास होता है। तो ये था एचआर विभाग की। आगे देखेंगे एचआरएम विभाग का उत्तरदायित्व, यानी कि इसका क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एचआर विभाग के कार्यों को निम्नलिखित बिंदु में विस्तार से समझा जा सकता है। पहला हो गया मानव संसाधन योजना और भर्ती, एचआर प्लानिंग और रिक्रूटमेंट। यह विभाग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व। इसमें संगठन में रिक्त पदों का विश्लेषण करना, सही उम्मीदवारों की तलाश करना, विज्ञापन देना, इंटरव्यू वगैरह आयोजित करना और योग्य व्यक्ति का चयन करके उसे नौकरी पर रखना। तो ये पहला काम हो गया। दूसरा हो गया प्रशिक्षण और विकास, यानी ट्रेनिंग और डेवलप। चयन के बाद कर्मचारियों को उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना एचआर की जिम्मेदारी है। यह कोई नए कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि पुराने कर्मचारियों को नई तकनीकें और कौशल से अपडेट रखने में भी किया जाता है। यानी उन्हें जो है बताना, ट्रेनिंग देना, उसका विकास करने में उन्हें बताना कैसे काम वगैरह किया जाता है। फिर हो गया निष्पादन मूल्यांकन, यानी एचआर विभाग यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कर्मचारी के काम को निष्पक्ष मूल्यांकन हो। इसके लिए वह मापक तय करता है और समय समय पर कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करता है, जिसके आधार पर प्रमोशन या फिर वेतन वृद्धि भी तय करता है। यानी समय समय पर क्या करता है, कौन कितना आगे बढ़ रहा है वो भी देखता है उसके लिए। और अगर अच्छे से काम वगैरह कर रहा है तो उसके लिए प्रमोशन वगैरह या फिर वेतन की वृद्धि भी तय की जाती है। तो ये सब होता है। आगे है मुआवजा और लाभ। कर्मचारियों को उनके काम के बदले उचित वेतन, बोनस, चिकित्सा बीमा, पेंशन और अन्य सुविधाएं देना एचआर की उत्तरदायित्व है। एक अच्छा मुआवजा ढांचा ही प्रतिभाशाली कर्मचारियों को कंपनी में रोक रखने में मदद करता है। यानी कहने का मतलब ये है, अच्छे वेतन देना, बोनस, ये सब देना एचआर का ही काम है। अगर ये सब अच्छा नहीं दिया जाता है तो कर्मचारी नहीं रहते, वहाँ टिकते नहीं है, काम नहीं करते, तो ये जरूरी होता है। ठीक है। आगे हो गया कर्मचारी संबंध और जुड़ाव। संगठन के भीतर एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाना एचआर का ही काम है। यानी कि पॉजिटिवली एक दूसरे से लड़े ना, एक अच्छे वातावरण बना कर रखे। कर्मचारियों की शिकायतें को सुनना, टीम बिल्डिंग गतिविधियों आयोजित करना या सुनिश्चित करना कि कर्मचारी कार्यस्थल पर खुश और प्रेरित महसूस करे, इसके अंतर्गत आता है। यानी कि एचआर का ही काम है अच्छे पॉजिटिव जो है वातावरण बना के रखना। फिर हो गया उसके जो भी कर्मचारी की शिकायत है उसको सुनना, उसका समाधान खोजना, और आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपका जो है कार्यस्थल पर कर्मचारी खुश है, प्रेरित है या नहीं है। तो ये सब आगे दोस्तों कि कानूनी और वैधानिक अनुपालन। एचआर विभाग को यह सुनिश्चित करना होता है कि संगठन श्रम कानून यानी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पीएफ जो है ईएसआई और अन्य सरकारी नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ताकि कंपनी जो है किसी भी कानूनी विवाद से बची रहे। यानी एचआर विभाग कानून और गाइडलाइन वगैरह को भी ध्यान रखता है कि ये सब फॉलो कर रहा है या नहीं। आगे दोस्तों हम लोग का कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण।
कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को लागू करना, दुर्घटनाओं को रोकना और कर्मचारियों को मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी योजना बनाना इसी विभाग का जिम्मेदारी है, यानी कि एचआर वगैरह का ही जिम्मेदारी है। फिर आगे हो जाता है संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण। एचआर विभाग कंपनियों के मूल्यों, नैतिकता और व्यवहार के मानकों को तय करता है। एक अच्छी संस्कृति कर्मचारियों के संगठन के प्रति वफादारी पैदा करती है। तो ये एचआर वगैरह का काम वगैरह है, उसकी जो है भूमिका है, उत्तरदायित्व क्या क्या होना चाहिए वो हमने पढ़ा। अब निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको लिख देना है कि एचआर विभाग जो है उसका उत्तरदायित्व केवल हायरिंग या फिर फायरिंग, कहने का मतलब किसी को नौकरी पर रखना या फिर किसी को नौकरी से हटाना, ये नहीं है। इसके अलावा जो है एक कर्मचारी को संगठन में प्रवेश में लाकर उनकी सेवा वगैरह तक पूरी यात्रा का प्रबंधन करना है। एक कुशल एचआर विभाग ही किसी साधारण कंपनी को एक बेहतरीन कार्यस्थल में बदल सकता है। तो ये था एचआर वगैरह के बारे में, एचआरएम वगैरह विभाग के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का कि व्यवसाय में असफलता के कारण उत्पन्न अवसाद से उभरने की रणनीति बताइए। यानी कि व्यवसाय के बाद जो है आप व्यवसाय में जो है असफल हो गए, ठीक है, उसके बाद आपके अंदर जो है डिप्रेशन पैदा हुआ, तो उस डिप्रेशन से जो है अच्छे से निपटने की रणनीति आपको लिखना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग समझते हैं आंसर को। तो बोला है कि व्यवसाय में असफलता केवल आर्थिक नुकसान नहीं लाती, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर भी घातक गहरा असर डालती है। इससे उत्पन्न डिप्रेशन जो है व्यक्ति को निराश, अंधकार की ओर धकेल सकता है। इस स्थिति से उभरने के लिए कर्मिक प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें जो है व्यक्ति की मानसिक, व्यवहारिक और रणनीति बदलाव की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब ये है, कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसमें असफल हो गए तो उससे जो है सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि आदमी के अंदर उसका जो है सेल्फ रिस्पेक्ट और साथ ही साथ उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत ही बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो इससे उत्पन्न जो होता है आपका डिप्रेशन, वो व्यक्ति को निराश करता है, अंधकार की ओर धकेल सकता है। तो ये सब को उभरने के लिए आपका कार्मिक प्रक्रिया है, ठीक है, इसके लिए अच्छी रणनीति होनी चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि व्यवसाय की विफलता से उत्पन्न अवसाद से उभरने के लिए रणनीति कौन कौन सी है, निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। पहला हो गया भावनात्मक प्रबंधन और स्वीकृत दोषारोपण से बचें। यानी असफल के बाद व्यक्ति अक्सर खुद को जो है कोसने लगते हैं, खुद की गलती बताने लगता है, ये मेरी ही गलती है, मेरे ही कारण हुआ। तो ये सबसे बचना है। यह समझना जरूरी है कि व्यवसाय का डूबना एक व्यावसायिक घटना है, आपकी व्यक्तिगत योग्यता का अंतिम प्रमाण नहीं है। यानी ये जो अगर आपका जो है व्यवसाय घट गया या फिर व्यवसाय डूब गया, तो ये जो है एक व्यावसायिक घटना है, आपका कोई भी योग्यता का अंतिम प्रमाण नहीं मांगा जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है। फिर हो गया दुख को समय दे, अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें व्यक्त करें। रोना या फिर उदास होना कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक बोझ कम करने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया। यानी अगर आपके भावना जो है दब रहा है, आपको रोने का मन कर रहा है, तो रोइए, उदास होइए, ताकि आपका जो है मानसिक बोझ जो है वो कम हो सके, ठीक है। आगे है पहचान का पृथक्करण, अपनी पहचान को अपने काम से अलग करें। आप केवल एक उद्यमी नहीं, आप किसी के पुत्र हैं, मित्र हैं, इंसान भी हैं। तो ये भी ध्यान रखते हुए आपको सोचना है, ताकि आपके अंदर की जो है व्यवसाय जो ख़त्म हो गया या फिर जो असफल हो गया उससे आप जो है उभर सकते हैं। दूसरा उपाय जो है वो है संगठनात्मक पुनर्गठन। यानी असफल को परिभाषित करें, यानी इसे एक फुल स्टॉप के बजाय कॉमा की तरह देखें। दुनिया की सारी सफल व्यवसायी कई बार विफल होने के बाद ही सफल हुए। इसे एक महंगे ट्यूशन शुल्क की तरह माने, जिससे आपके जीवन में एक बड़ा पाठ सीखा। यानी कहने का मतलब ये है, उसे फिर से काम शुरू करें, ठीक है, यानी उसे फुल स्टॉप ना लगा दें, इसके बजाय आपको कॉमा की तरह देखना है। यानी कि दुनिया की बहुत सारी ऐसी व्यवसाय हैं जो बार बार विफल होने के बाद ही सफल हुए हैं। तो इसे आप जो है ये समझ के आपको आगे फिर बढ़ना है, रुकना नहीं है। फिर है नकारात्मक विचारों की चुनौती थे। जब दिमाग में ये विचार आए कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो खुद से ये पूछे कि क्या सच है, क्या आपके पास अभी भी कौशल है, अनुभव है, जीवन नहीं है। तो ये सब पूछें,
जैसे दिमाग में आता है ना कि अब लगता है सब चीज़ खत्म हो चुका है, तो ये आप सोचें कि नहीं, अभी भी हम कर सकते हैं। फिर से आपको जो है नकारात्मक सोच को हराना है, चुनौती देना है। तीसरा है आगे कि पेशेवर और सामाजिक सहायता। चिकित्सीय सहायता। यदि अवसाद के लक्षण, भूख ना लगना, आत्मघाती विचार, अत्यधिक मतलब ये सब बढ़ रहा है, यानी कि अवसाद डिप्रेशन के कारण भूख नहीं लग रहा है, साथ ही साथ आत्महत्या सुसाइड वगैरह करने का विचार आ रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा नींद वगैरह नहीं हो रहा है, तो 2 सप्ताह से अधिक समय तक बने रहे तो तुरंत आपको जो है मनोचिकित्सक या फिर काउंसलर से मिले। सीबीटी जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ऐसे मामले में बहुत ही प्रभावी होती है, तो ये भी चिकित्सीय सहायता भी जरूरी है। फिर हो गया विश्वसनीय घेरा। अपने परिवार या उन मित्रों से बात करें जो आपकी स्थिति को समझते हैं। अकेले रहने से नकारात्मक विचार और भी बढ़ते हैं, तो ये सब उपाय करना चाहिए। फिर आगे हो गया चौथा, शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान। व्यायाम का महत्व दें, यानी शारीरिक गतिविधियों में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों को बढ़ाती है, जो प्राकृतिक रूप से अवसाद से लड़ते हैं। यानी कि जब आप डिप्रेशन में हैं तो आपके अंदर, अगर आप व्यायाम वगैरह कर रहे हैं, तो आपके अंदर 2 हार्मोन पैदा होता है, डोपामाइन और सेरोटोनिन, ठीक है, जो कि आपके प्राकृतिक रूप से जो है आपके डिप्रेशन से लड़ती है। फिर अच्छी नींद लें, अच्छे पोषण लें। यानी डिप्रेशन में अक्सर जो है शारीरिक ऊर्जा सोख लेता है। समय पर भोजन, कम से कम 7 से 8 घंटा नींद आपके दिमाग को अच्छे से ठीक होने में मदद करती है, तो ये भी तरीका है। आगे है वित्तीय और व्यवहारिक योजना। वित्तीय स्पष्टता। अपनी देनदारियों और शेष संपत्तियों की एक स्पष्ट सूची बनाइए। अनिश्चितता तनाव को बढ़ाती है। जब चीज़ें कागज पर स्पष्ट होती है तो डर कम होता है, तो ये भी आपको यानी स्पष्ट रूप से लिखना है कितना मतलब कितना अभी है, कितना आपको देना है, कितना बचा हुआ है, तो ये चीज़, ठीक है। लेन देन से संवाद। यदि कर्ज का दबाव है तो भागने के बजाय लेनदारों से बात करें। अधिकांश लोग जो है ईमानदारी से ही कई बातचीत का सम्मान करते हैं और पूर्ण भुगतान के लिए समय दे सकते हैं, यानी उनसे बात करें, कर्ज से भागे नहीं, बल्कि उससे बात के थोड़ा टाइम मांगे, तो ये सब तरीका अपनाना है। फिर है आय का छोटा स्रोत। आत्मविश्वास वापस लाने के लिए कई छोटी नौकरियों या फिर काउंसलिंग शुरू कर दे। इसमें ना केवल आर्थिक मदद मिलेगी बल्कि आपका दिमाग भी व्यस्त रहेगा, आपको आपका डिप्रेशन वगैरह खत्म होगा, ठीक है, तो ये सब है। फिर है छोटी और नई शुरुआत। सूक्ष्म लक्ष्य, यानी कि छोटे लक्ष्य के साथ जो है आपको काम करना। अगर डिप्रेशन में बड़े काम जो है पहाड़ लगते हैं, तो आप जो है अपने दिन के छोटे लक्ष्य में बांटें। जैसे कि आज मैं केवल ईमेल साफ करूंगा, या फिर आज मैं एक पुराने दोस्त से मिलूंगा। ये कहने का मतलब है छोटा छोटा काम कीजिए, जिससे क्या होता है आप जो है जीत से खोया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आता है, आपका काम भी पूरा होता है, आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हो गया कौशल विकास। इस खाली समय का उपयोग जो है कुछ नया सीखने में कीजिए। नई स्किल सीखने से सेल्फ वर्थ, ठीक है, सेल्फ यानी खुद का मूल्य बढ़ता है, तो ये भी ध्यान है। आगे हो गया हम लोग का कि आध्यात्मिक और मानसिक शांति। ध्यान कीजिए, इसके लिए कृतज्ञता कीजिए, यानी कि आपको अपने वर्तमान ऋण में जीना सिखाता है। अतीत की विफलता और भविष्य की चिंता के बीच संतुलित बनाए रखने के लिए ध्यान एक बहुत ही जरूरी औषधि के रूप में रामबाण औषधि की जैसा है। फिर है प्रतिदिन उन 3 चीज़ों को लिखें जो अभी भी आपके जीवन में सही है। यह आपके मस्तिष्क को कमी के बजाय प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। यानी कोई भी चीज़ हो जो आपके पास अभी भी अवेलेबल है, बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, तो उसे आपको डेली 3 बार लिखना है, तो ये तरीका है, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, तो निष्कर्ष है कि व्यवसाय में विफल होना आपके जीवन की विफलता नहीं है। इस अवसाद से, यानी कि आपके डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए धैर्य, आत्म स्वीकृति और पेशेवर मदद की आवश्यकता होती है। यदि आप अपनी गलतियों से सीखकर अपनी दिनचर्या में सुधार करते हैं और स्वयं के प्रति दयालु रहते हैं, तो आप न केवल इस मानसिक स्थिति से उबर सकते हैं बल्कि भविष्य में एक नई और मजबूत शुरुआत भी कर सकते हैं। याद रखें, असफल केवल एक अनुभव है जो आपको परिपक्व बनाता है। तो ये सब है आपका व्यवसाय में विफल होने के बाद जो अवसाद पैदा होता है, डिप्रेशन पैदा होता है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है दोस्तों।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर चलेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो आलोचनात्मक चिंतन की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। आलोचनात्मक चिंतन, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, ये मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति प्राप्त जानकारी का केवल सतही तौर पर स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसका गहराई से विश्लेषण, मूल्यांकन और तर्क संगत प्रशिक्षण करता है। या क्या सोचता है कि बजाय कैसे सोचना है पर केंद्रित होता है, उसी को बोलते हैं आलोचनात्मक चिंतन। आगे हम लोग अच्छे शब्दों में यानी सरल शब्दों में समझते हैं, अच्छे से और समझ आएगा। तो आलोचनात्मक चिंतन किसी भी विषय या फिर कोई भी समस्या के बारे में सोचने की वह कला है दोस्तों, जिसमें जो है सुधार लाने के लिए अंतर्निहित ढांचे का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है, ताकि यानी उसे कैसे सुधारा जा सकता है तो उसका मूल्यांकन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। और ठीक है, तो ये सब तरीका है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो रॉबर्ट एनिस के अनुसार आलोचनात्मक चिंतन तर्कसंगत और चिंतनशील सोच है, जो या निर्णय लेने पर केंद्रित होती है कि क्या विश्वास किया जाए या ना किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक चिंतन के प्रमुख तत्व देखेंगे, कौन कौन से तत्व होते हैं तो चलिए देखेंगे। तो पहला हो गया अवलोकन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। यह पहला चरण होता है जहां हमें अपने परिवेश से जानकारी एकत्र करते हैं। एक आलोचनात्मक चिंतन केवल वही नहीं देख सकता और वही नहीं देखता जो सामने है, बल्कि उन बारीकियों को भी पकड़ता है जिन्हें अन्य लोगों ने नज़रअंदाज कर दिए, यानी बहुत ही डिटेल में देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है। फिर हो गया एनालाइज करना, यानी कि विश्लेषण करना। इसका अर्थ है कि छोटी जानकारी यानी जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, ताकि उसके जो है आपसी संबंध भी समझ आ सके, यानी कि उस जानकारी के बारे में भी समझ आ सके अच्छी सी। इसमें तथ्यों की जांच करना या फिर देखना शामिल वगैरह है कि कौन सी जानकारी प्रासंगिक है और कौन सा नहीं, यानी कौन सी जानकारी सही है कौन सा नहीं है, तो ये सब। उसके बाद हो गया तर्क और युक्ति, यानी बिना किसी पक्षपात के साध्यों के आधार पर तर्क करना। इसमें हम यह देखते हैं कि क्या निष्कर्ष दिए गए तथ्यों के साथ मेल खाता है या फिर नहीं खाता है, तो ये हो गया तीसरा तरीका। फिर आगे हो गया मूल्यांकन करना, यानी इस तत्व के अंतर्गत सूचना की विश्वसनीयता और स्रोत की वैधता जांच की जाती है। यह जानकारी देने वाला व्यक्ति विश्वसनीय है, क्या उसमें कोई व्यक्तिगत पूर्वग्रह है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें मूल्यांकन किया जाता है, मतलब जानकारी लिया जाता है, मतलब रिसर्च किया जाता है। फिर हो गया व्याख्या, प्राप्त जानकारी का सही अर्थ निकालना, यानी जो भी जानकारी है हमारे पास जो भी प्राप्त की है उसका सही अर्थ निकालना। इसमें यह समझना शामिल है कि किस संदेश या डाटा का वास्तविक उद्देश्य क्या था, यानी ये जो है हमारे पास जो भी जानकारी है उसका उद्देश्य क्या था, क्यों है, ठीक है। फिर छठा हो गया समस्या समाधान, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। आलोचनात्मक चिंतन का अंतिम उद्देश्य एक सही निर्णय पर पहुंचना या फिर किसी समस्या का सर्वोत्तम समाधान खोजना होता है, तो ये हो गया कि समस्या का समाधान खोजना। फिर है स्व नियमितता, यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। एक आलोचनात्मक चिंतन अपनी स्वयं की विचार प्रक्रिया की समीक्षा करता है और यदि उसे लगता है कि उसकी सोच में कोई गलती या फिर पूर्वाग्रह है तो वह उसे जो है सुधारने के लिए तैयार भी रहता है, तो ये हो गया, ठीक है। यानी कि वो अगर कोई चीज़ एनालाइज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसमें लग रहा है ये गलती हुआ तो फिर से उसे सुधारता है, ठीक है, तो ये हुआ। फिर है खुला दिमाग, यानी नए विचारों और विपरीत दृष्टिकोणों को सुनने और स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए उसमें, यानी कोई भी नया विचार आया उसके विपरीत दृष्टिकोण वगैरह ये सब सुनना, स्वीकार करना। यह तथ्य व्यक्ति को कट्टरता से दूर रखता है, तो ये सब तरीके से जो है आलोचनात्मक चिंतन होता है। फिर इसका निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, तो लिखा है कि आलोचनात्मक चिंतन हमें अंधविश्वास और भ्रामक जानकारी यानी झूठी जानकारी वगैरह से बचाकर एक सही और जागरूक, तार्किक और जागरूक नागरिक बनाता है। सही जानकारी हम लोग खोजने में निर्णय करता मतलब हेल्प करता है। यह आज की सूचना प्रधान युग में निर्णय लेने की सबसे अनिवार्य योग्यता है। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन आलोचनात्मक चिंतन के ऊपर। तो ये हमने टोटल 10 प्रश्न देखे,
बस इतने ही प्रश्न आपको आपके जो सेक्स सब्जेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें आपको पढ़ना है। अगर आप यही 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बस इसी के अंदर आएगा, आपको सिर्फ अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपको एक छोटा वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग 1 मार्क्स वाला आंसर भी देखेंगे। तो यही छोटी सी वीडियो थी, हेल्पफुल लगी तो एक छोटा सा लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।